हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड आज हम एक ऐसे चैप्टर में एंटर करने वाले हैं जहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में रहते हैं और उनके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट्स लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो कि अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बर्ड्स है वो माइग्रेट करती है, या फिर आपने कंपास की नीडल अगर देखी है, तो ये सारी की सारी जो फिनोमिनाज होते हैं ये सब इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो एक शॉट में, वन शॉट में हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। और इस चैप्टर के इस वीडियो के एंड तक आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट मैं आपको बोलूँगी कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और अपनी एक फॉर्मूला शीट तो बनाओ, साथ के साथ जो भी हम टॉपिक्स में फॉर्मूलाज कर रहे हैं वो आप उस शीट पे लिखना। ठीक है, एंड उसको बार बार मेमोराइज करो, तभी वो बाद में याद रहते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एकदम से इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए फिजिक्स के। और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है वो फॉर्मूला शीट। सो डेरिवेशन भी आप साथ साथ करके देखना, जो भी डायग्राम्स आएंगे इसके अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड और जितने भी फिनोमिनाज हैं हम सब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वन शॉट्स आने वाले हैं डिफरेंट चैप्टर्स के। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये बेटा आपका सिलेबस है, ये सीबीएसई की साइट पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी वॉल पे पेस्ट कर लो या अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लो। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं हम पूरी की पूरी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और हाई वेटेज का भी आता है, तो ध्यान से समझना। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सी, मैग्नेटिक फील्ड पे जाने से पहले हम मैग्नेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक मैग्नेट होता है, राइट? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ये है एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, है ना। इसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल जिसको हम एन से लिखते हैं, और दूसरा पोल क्या होता है, साउथ पोल, जिसको हम एस से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। अब इस मैग्नेट का काम क्या होता है, अगर मैं इसके आसपास क्या रख दूं, आयरन के पीसेस रख दूं, तो ये क्या करेगा, मैग्नेट की उसको अट्रैक्ट करेगा। आयरन रख दो, निकल रख दो, कोबाल्ट रख दो, ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यही चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड एक एरिया जिसके अंदर उसका इन्फ्लुएंस फील कर सकते हैं। अब मानो कि मैं बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई आयरन का पीस रख दूं, तो क्या ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर इसके पास में रखेंगे तो करेगा। तो इसका मतलब कि उसके अराउंड एक एरिया है जिसके अंदर ही उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं किया जा सकता फील। ओके, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। So the space around a magnet within which its influence can be experienced is called the magnetic field. अब वो कितनी भी दूर हो सकता है, ठीक है, that depends कि किस टाइप का मैग्नेट है और इसकी कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, सब पे डिपेंड करता है। देन तो ये होता है हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होगी जहां पे इस मैग्नेट का एक्सपीरियंस करा जा सकता है, उसके फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड को एम से रिप्रेजेंट नहीं करते बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। ठीक है, याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ओके, इसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस गॉस। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, कन्वर्जन वगैरह सब देखेंगे। तो अभी आप बस इतना याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये एक बी वेक्टर हो जाएगा, राइट। और उसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। समझ आ गई बात। सो एक टेस्ला में होते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ओके, ये न्यूमेरिकल में कन्वर्जन बहुत काम आता है। अब आगे जाने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हम मैग्नेटिक फील्ड की दो कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। एक होता है ऐसे डॉट करके बनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, और एक कहीं क्रॉस करके बनी होगी।
ठीक है। तो अगर डॉट बना होता है ना, तो डॉट का मतलब होता है कि आउट ऑफ द प्लेन। अगर डॉट का मतलब है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन है या फिर पेज है उससे बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। और अगर क्रॉस बना होगा किसी भी जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज या इनटू द प्लेन जा रही है, ठीक है। तो ये दो जो है नोटेशंस को आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब होता है दैट आउट ऑफ प्लेन, और इसका मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। क्योंकि अभी आगे जब हम और टॉपिक्स करेंगे और डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें आपको ऐसे डॉट और क्रॉस दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, फिजिक्स की ना एक बहुत बड़ी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, और फिजिक्स की दूसरी ही बहुत बड़ी ब्रांच है मैग्नेटिज्म, है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो हमें 2000 ईयर्स पहले से पता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी होती है, कुछ मैग्नेटिज्म होता है ना। बट हमको ये नहीं पता था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में कनेक्टेड है। तो लगभग 200 साल पहले से ही हमको ये इंफॉर्मेशन मिली कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड है। और उसके वन ऑफ द जो फाउंडर्स थे कि जिन्होंने ये चीज डिस्कवर करी, वो थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो 1820 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक या दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिनके रिजल्ट से इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी एक कंडक्टिंग वायर, मतलब एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है या फिर मूविंग चार्जेस को ही हम करंट कहते हैं। तो अगर एक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है या फिर चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो उसके पास रखी गई एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास होता है उसके अंदर जो नीडल होती है वो तब डिफ्लेक्ट करती है जब उस एरिया में आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है ना। जैसे मैग्नेटिक कंपास जो है डायरेक्शंस को देखने के लिए बहुत ज्यादा काम होती आती है। जो शिप्स पे जाते हैं, जो बड़े डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो लोग जाते हैं, तो वो मैप्स तो हर जगह काम नहीं आते, ठीक है, गूगल मैप्स तो नहीं चलते हैं। तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक कंपास ही लेके जाते हैं। तो उसकी नीडल से ही हमको पूरा डायरेक्शन पता चलता है। तो जो ऑर्स्टिड थे उन्होंने ये देखा कि जब भी एक कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो क्या करने लग जाती है, डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि मतलब जब भी एक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये डिस्कवरी जो थी ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। तो ऑर्स्टेड ने ये डिस्कवरी करी थी 1820 के अराउंड। सो इन 1820 a Danish physicist Hans Christian Ørsted discovered that magnetic field is associated with an electric current। और कैसे है associated electric current से, कि जब भी एक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अभी हम और आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अभी फोर्थ चैप्टर में तो हमें ये देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो सारे लॉज आएंगे वो इसी चीज से रिलेटेड होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोट सेवर्ट लॉ। ये इस पूरे के पूरे चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ, जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, राइट, फर्स्ट चैप्टर भी उसका बड़ा भाई है बायोट सेवर्ट लॉ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी कंसिडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर। देखो यहाँ पे ना हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं, ऐसे किसी भी शेप का कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का नाम है एक्स वाई। ये मतलब वायर है, कंडक्टिंग वायर। और इसमें एक्स वाई जो ये वायर है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट, मानो कि करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसे कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर। डन। अब इस वायर की वजह से ऑर्स्टेड ने क्या बोला कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होती है, अगर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, यही बोला था ऑर्स्टेड ने। अब वो वायर किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो बताता है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। ऑर्स्टेड ने बस इतना बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके आसपास की जगह पे। अब अगर मुझको इस कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मुझको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो अब मुझको क्या करना पड़ेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाए। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ की वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है, ठीक है।
अब पूरे के पूरे वायर की वजह से तो हम इस P पॉइंट टू फील्ड निकालने वाले हैं, पर वो कैसे करेंगे, हम इस वायर को छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स में, टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डीएल वेक्टर। तो यहाँ पे यही लिखा है, कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ अ कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। ये जो पूरी जो एक्स वाई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम स्मॉल डीएल एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो वन ऑफ द डीएल एलिमेंट है ये, मान लो छोटा सा। तो अब छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसको हम लिखेंगे डीबी। डन। थीटा क्या है, ये जो डीएल एलिमेंट और आर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू द कंडक्टर, मतलब ये जो डीबी होता है ये आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर वन। सेकेंड चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ डीएल ऑफ द कंडक्टर एलिमेंट। जितनी ज्यादा हम बड़ा डीएल एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। थर्ड चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल था, लाइन एलिमेंट और जो डिस्टेंस था उसके बीच का एंगल था। तो जो ये डीबी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, ठीक है। और चौथी चीज क्या है जिसपे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। मतलब जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, तो इन चार चीजों को मिलाते हैं, कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सबसे पहले तो आई के था, फिर डीएल के था साइन थीटा, और फोर्थ पॉइंट में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमारा डीबी आता है इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म आती है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारा बन गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो ये म्यू नॉट होता है ना बेटा, ये होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसकी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट को इंट्रोड्यूस किया था। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहाँ म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट की, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। ये 4 पाई वाला फैक्टर हमने इसीलिए ही इंट्रोड्यूस किया है कि हम ज्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। और अभी हम आगे बायोट-सैवर्ट लॉ की जब एप्लीकेशन देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो डीएल एलिमेंट है ना, ज्यादातर इसमें पाई की टर्म आ रही होती है, तो वो पाई से पाई कैंसिल हो जाए, इसीलिए भी यहाँ पे 4 पाई वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, बायोट-सैवर्ट लॉ का। अब इसकी, ये तो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म अगर मुझे लिखनी हो तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसकी, सी डीबी का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। सो यहाँ डीबी का फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर नीचे ना आर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर, मतलब क्रॉस नहीं, आई dl आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। डन है। अब ये जो dl है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो r है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। देखो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हमें नहीं ला सकते थे प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, इसीलिए हमने r को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कि एक वेक्टर क्वांटिटी और चाहिए हमें dl के साथ में। तो dl भी वेक्टर क्वांटिटी है, r भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है, db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर, ठीक है,
साइन थीटा गायब हो जाएगा क्योंकि जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो dl r साइन थीटा ही आएगा अपॉन में r क्यूब। तो ये हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। किसकी वेक्टर फॉर्म? बायोट-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है वो किसी भी फॉर्म का आ सकता है, वो मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है, डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो हमको अगर वेक्टर फॉर्म यूज करनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो इस टॉपिक में क्या करना है हमें, जो अभी पिछले टॉपिक में हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा है ये उसकी एप्लीकेशन है, मतलब उसका फॉर्मूला यूज करके हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? सेंटर पे कैलकुलेट करनी है। और किसके सेंटर पे कैलकुलेट करनी है हमें? सर्कुलर करंट लूप। मतलब एक करंट लूप है, एक सर्कुलर शेप की वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो बस वो करंट लूप बन गया। ओके, सो यहाँ पे इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, तो मैं आपको पहले रीड कराती हूँ। कंसिडर अ करंट लूप, हम एक करंट लूप को कंसिडर कर रहे हैं, ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। तो यहाँ पे ये जो हमारा लूप है, ये सर्कुलर लूप, ये इसका सेंटर है ओ, जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बट ये करंट लूप कब बनेगा? जब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो एक कोई भी एक डायरेक्शन ले लो और उस डायरेक्शन में करंट जो है हमारा फ्लो कर रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका रेडियस कितना ले लो आप, रेडियस ले लो इसका r। अब सर्कल है तो कोई रेडियस होगा ना, तो रेडियस हमने r ले लिया और इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है I। व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग, हमको एग्जैक्टली कैलकुलेट क्या करना है बेटा? वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O। ये जो सेंटर है ना O, हमको यहाँ पे इस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो अब ये तो बहुत बड़ा करंट लूप है, राइट? बायोट-सैवर्ट लॉ तो हमने पढ़ा है और हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे लूप को स्मॉल लाइन एलिमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं उसको। तो मानो एक करंट एलिमेंट लेती हूँ मैं यहाँ पे dl, ऐसे करके ये एक करंट एलिमेंट है dl वेक्टर। ओके, सो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट-सैवर्ट लॉ अकॉर्डिंग टू, ये पूरी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान से साथ साथ लिखो। अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, इसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले, अभी मैंने आपको लिखवाया था। dB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जो स्मॉल लाइन एलिमेंट की वजह से होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर ये वेक्टर साइन है तो I dl या फिर साइन थीटा, और क्या होता है? r स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको बायोट-सैवर्ट लॉ का। ये जो थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल होता है लाइन एलिमेंट और आर के बीच में एंगल होता है। सो यहाँ पे ये लाइन एलिमेंट और आर के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इधर थीटा कितना है हमारा? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl। साइन 90 को 1 पुट कर देंगे तो अपॉन में क्या रह जाएगा? r स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आया स्मॉल लाइन एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हमको टोटल जो है करंट लूप की वजह से वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हमें स्मॉल लाइन एलिमेंट की वजह से दिया और हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इस dB का इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ। पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप। dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, dB का इंटीग्रेशन तो टोटल b हो जाएगा, है ना? म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है उसके अंदर वो कांस्टेंट है, उसका रेडियस कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी इंटीग्रेशन से। तो अंदर क्या बचेगा? बस b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I r स्क्वायर, बाहर आ गई इंटीग्रेशन से, अंदर बचेगा dl। ठीक है, dl मतलब जो लाइन एलिमेंट है, अब उसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ना लिमिट्स पुट करेंगे हम। तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे? देखो, अगर मानो मैंने अपना लाइन एलिमेंट यहाँ से शुरू किया तो ये पॉइंट तो 0 बन गया, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, और मुझे क्या करना है? पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करके पूरा घूम के वापस यहीं तो आऊंगी।
ठीक है, तभी तो मेरा पूरा डीएल कंप्लीट होगा, मतलब पूरा का पूरा सर्कुलर जो होगा कवर होगा उसके अंदर। तो जब मैं 0 से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो जो इनिशियल कंडीशन है वो तो 0 हो गई, और फाइनल मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फाइनल जो है 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, मतलब पूरा का पूरा सरकमफेरेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया हमने उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर 2 पाई आर। अब बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, लिमिट्स जब इंटीग्रेट हो जाता है तो लिमिट्स इधर पुट हो जाती है, 0 से 2 पाई आर। आ गई बात समझ में। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई आर माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर बचेगा यहाँ पे, एक आर से आर कैंसिल, 2 से 4 2 पे कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो बी का फॉर्मूला हमारा कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर पे एक सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब अगर मान लो इस लूप में अभी तो यहाँ पे एक ही टर्न था, एक ही टर्न था, ठीक है, अगर बहुत सारे टर्न्स हो गए तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपको एक स्पेशल फॉर्मूला कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी बस आप उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आई थिंक ये पूरी डेरिवेशन क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना टॉपिक का नाम और जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट करा है उसको अलग से फॉर्मूला शीट पे लिख लो, और ये डेरिवेशन भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। और एक चीज आप एक बार इसमें ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की इधर, वो कैसे निकालेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। देखो, जो हमारी कर्ल फिंगर्स होंगी ना वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। तो आप ऐसे फिंगर्स कर्ल करो, जो थंब है वो इनवर्ट पॉइंट कर रहा है, राइट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हम डिनोशन यूज करते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होती है तो हम उसको क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो साइड में लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। इनटू द पेज बोलो, इनटू द प्लेन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी हमने जो भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी वो हमने सेंटर पे कैलकुलेट करी थी एक सर्कुलर लूप की वजह से, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब हमको जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो हमें एक्सिस पे करनी है। ठीक है, एक सर्कुलर वायर है उसकी एक्सिस पे करनी है। तो यहाँ पे देखो, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए। अब ध्यान रखना, हम रेडियस आर नहीं ले रहे हैं, हम रेडियस ए ले रहे हैं, कैरिंग करंट आई। तो यहाँ पे ये इसकी फिगर है, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसके अंदर करंट आई ट्रैवल कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा, तो रेडियस हमने ए ले लिया। अब इसकी एक्सिस कहाँ पे होगी, देखो ये ओ पॉइंट है ना, तो इसकी लाइन, सीधी लाइन पे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पी है, ये इसका एक्सियल पॉइंट है। ऑलराइट, तो हमको यहाँ पी पॉइंट पे इस लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है और कौन सी डायरेक्शन में आती है, ये हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पूरे लूप को फिर से स्मॉल लाइन एलिमेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो एक लाइन एलिमेंट आप यहाँ पे कंसीडर करो, दूसरे कलर से बनाती हूँ। एक लाइन एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया डीएल वेक्टर, और दूसरा लाइन एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया डीएल वेक्टर। ठीक है, तो लाइन एलिमेंट से इस पी पॉइंट, देखो जो ये सेंटर से पी पॉइंट है ना, जो एक्सियल पॉइंट है, दैट इज एट डिस्टेंस आर। 0 से लेकर पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो इस लाइन एलिमेंट से जो हमारा पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो है एस। समझ गए सारे के सारे, ए समझ गए, ए रेडियस है, आर वो डिस्टेंस है जो सेंटर से लेकर पी पॉइंट का है, और एस वो डिस्टेंस है जो लाइन एलिमेंट से लेकर पी पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, सो
अब इस लाइन एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे डीबी वेक्टर, ठीक है। और इस लाइन एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, डीबी वेक्टर। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ पे अब ऑब्वियसली देखो, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक सर्टेन एंगल थीटा पे है, राइट, तो उसका एक्स कंपोनेंट जो होता है वो क्या बन जाता है, ए कॉस थीटा, और जो उसका वाई कंपोनेंट होता है वो ए साइन थीटा बन जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो डीबी है, डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, तो यहाँ पे इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे और इस वाले डीबी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। बेसिकली ये जो ये वाला डीबी है ना, ये जितने भी यहाँ सेंटर से ऊपर जितने भी लाइन एलिमेंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबकी मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जितने भी लाइन एलिमेंट्स होंगे। और जो सेंटर से नीचे वाला जो सेमी सर्कल बन रहा है उसके जितने भी लाइन एलिमेंट्स होंगे सबकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो हमको बेसिकली ये दो मैग्नेटिक फील्ड में देखना है कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस पी पॉइंट पे वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है और उसकी वैल्यू क्या होगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। सो अगर मैं इस dv को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करूं तो यहाँ पे ये दिस एंगल इज फाई एंड जो ये वाला एंगल है ये भी क्या है, फाई है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में dv क्या होगा, dv cos थी फाई, और इस डायरेक्शन में इस dv का क्या होगा, dv cos फाई। अगर वो एंगल के साइड में बेंड होता है तो cos कंपोनेंट आता है, और जो ये dv होगा इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा dv sin फाई, और इस db का भी इधर एक कंपोनेंट आएगा विच विल बी db sin फाई, ठीक है। तो होगा क्या कि जो ये db cos फाई है और ये जो db cos फाई है ये आपस में क्या करेंगे, ये कैंसल आउट कर जाएंगे, ठीक है। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी और वो sin फाई वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी। तो हमने अभी तक क्या किया है कि ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल था उसका जो सारे के सारे लाइन एलिमेंट्स का db इधर आ रहा था तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, db cos फाई में और db sin फाई में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेमी सर्कल से जो ये वाला सेमी सर्कल था सेंटर से नीचे वाला पार्ट, इसके जितने भी लाइन एलिमेंट है सबका db उधर आएगा, ऐसे करके आएगा। तो इस db को भी दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, db cos फाई db sin फाई, ठीक है। तो जो cos फाई थे वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो sin फाई वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी और वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब एक्सियल पॉइंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो फिर से ये बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम बायोट-सैवर्ट लॉ लगाते हैं, ये डायग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ पहले वो लॉ लिखते हैं हम, क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आएगा, जो भी हम नीचे डिस्टेंस लिखते थे ना, पहले हम r स्क्वायर लिखते थे क्योंकि r जो डिस्टेंस होता था वो उस लाइन एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस होता था जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस आ जाएगा, s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा, थीटा यहाँ पे फाई से कंफ्यूज मत करना थीटा जो है ना वो dl और s के बीच का एंगल है, ठीक है, वो 90 डिग्री ही रहेगा हमारा। सो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है। सो dB कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन s स्क्वायर, ठीक है। ये तो dB है, तो हम क्या बोलेंगे, द cos component cos phi component of the magnetic field cancels out, ठीक है। so the net magnetic field at point P is equal to P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी B वो किसकी वजह से आएगी, dB cos फाई तो कैंसिल हो गया, तो sin फाई की वजह से आएगी, राइट। और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये तो हमने एक लाइन एलिमेंट की वजह से लिखा है, डन। तो अब यहाँ पे पहले dB की वैल्यू पुट करो, B इज इक्वल टू dB की वैल्यू क्या है यहाँ से
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, अब साइन फाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखो ये फाई है, ठीक है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन फाई विल बी ए अपॉन एस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइन फाई कितना होगा हमारा, ए अपॉन एस हो जाएगा। सो यहाँ पे पुट कर दो ए अपॉन एस। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा आई डी एल ए अपॉन एस स्क्वायर, और एस कितना हो गया, एस क्यूब। ठीक है, एक बार एस की वैल्यू भी देख लेते हैं, कुछ नहीं करना हमें, एस की वैल्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एस विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो जो हमारा एस है ना बेटा, एस है हमारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट मतलब पावर 1/2, हमको चाहिए फॉर्मूले में एस क्यूब, सो एस क्यूब विल बी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे तो डन। सो यहाँ पे पुट कर दो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा पहले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, एस कॉन्स्टेंट, जहां से डीएल और उस पॉइंट पी का डिस्टेंस, तो बचेगा क्या यहाँ पे अंदर, सिर्फ डीएल ही बचेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब और इंटीग्रेशन में आ जाएगा डीएल। ठीक है, फिर से जैसे लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा सर्कल घूम के आएंगे, तो 2 पाई आर आया था, बट यहाँ पे सर्कल का रेडियस ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई ए, इसकी लिमिट्स हो जाएंगी। ठीक है, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब, डीएल की वैल्यू पुट कर दो, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगी 0 से 2 पाई ए। ओके, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई एस क्यूब 2 पाई ए। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, फिर से 2 कैंसिल, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एस की क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला आ गया, जो हमारे एक्सियल पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, अब इसमें फिर से अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, तो यहाँ पे स्पेशल केस करके लिख दो कि अभी तो एक टर्न था पूरे लूप में, अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, तो बस क्या करेंगे हम, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमारी b होगी दैट विल बी म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डन। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 मार्क्स में पूछी जाती है, इसका डायग्राम 1 नंबर का आएगा बनाने, मतलब अगर आएगा तो 1 नंबर आपको इसके डायग्राम के ही मिलेंगे, तो प्लीज डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लो, सारी टर्म्स मैंने आपको समझा दी है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और ये पूरी डेरिवेशन आपको करनी ही करनी पड़ेगी, 3 मार्क्स में डेरिवेशन आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था, फिर हमने गॉस लॉ पढ़ा था, राइट। तो गॉस लॉ कूलम लॉ की ही एक टाइप से क्या है, मतलब उसी की ही रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट फॉर्म में, है ना। वैसे ही अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा, तो उसके ही एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन आती है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत आसान सा है, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है। It states that the line integral of the magnetic field B vector around any closed circuit is equal to mu naught times the total current passing through this closed circuit. तो सबसे पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ की एक स्पेशल कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास सर्किट गिवन हो वो क्लोज सर्किट हो। ठीक है, तो उस क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, आई,
है ना, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम उसको डिफरेंट फॉर्म से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म तो हमारी बायोट-सावर्ट लॉ की थी रिप्रेजेंटेशन करने वाली, अब हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट पे, क्लोज लूप पे। ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये क्या है, क्लोज लूप का साइन। किसका इंटीग्रेशन करते हैं, बी का और डॉट डीएल। लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। एरिया इंटीग्रेशन करते तो यहाँ डीएस आता, ठीक है, वॉल्यूम में वी आता। हम क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। तो इसकी सबसे खास बात यही है कि हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। किसके अराउंड, एक क्लोज सर्किट के अराउंड। तो मैंने यहाँ तक जो भी लिखा है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरी लाइन जो है यहाँ तक वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ क्लोज्ड लूप दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, अब आगे वाली लाइन देखो, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब ये हमारा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, दैट इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप P डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये B भी वेक्टर क्वांटिटी है, dl भी वेक्टर लाइन एलिमेंट होता है। इसका यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, थीटा। तो याद रखना है, अभी हम जब आगे डेरिवेशन करेंगे तो B dl cos थीटा आएगा इसकी डेरिवेशन में, ठीक है। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी डेफिनेशन भी याद कर लो और इसका ये फॉर्मूला भी याद कर लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ACL। ACL का मतलब यही है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे गॉस लॉ की एप्लीकेशन थी 3-4, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ की भी एक एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ना एक वायर है, ठीक है, ऐसे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कंसिडर एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग करंट आई। तो इस वायर में करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा है आई, ठीक है। एज द फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, द फील्ड B वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द मैग्नेट along the tangent to the circle at any point। तो बेटा ये करंट कैरिंग वायर है ना। अब इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले हैं। जो ये थंब है ना, अब ये थंब इस करंट को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। और करंट ऊपर जा रहा है तो हम ऐसे थंब को रखेंगे, अगर करंट नीचे आ रहा होता तो हम ऐसे रखते हैं। और जो हमारी कर्ल फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो हमारा ये वायर ऐसे जा रही है, करंट ऊपर जा रहा है तो हम ऐसे प्लेस करेंगे। और क्या होगा, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आएंगी। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसी होंगी, हमारी सर्कुलर, ऐसे करके, है ना। अब हर पॉइंट पे, इस सर्कल पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेंजेंट होगी, लाइक दिस, ऐसे करके टेंजेंट। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे, टेंजेंशियल डायरेक्शन, यही बोल रखा है यहाँ पे। अब अगर ये सर्कल है, इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा टेंजेंट पे ही बनेगा। लाइन एलिमेंट वो तो बाहर की तरफ ही होता है ना, सर्कल का लाइन एलिमेंट ऐसे ही आएगा, टेंजेंशियल। सो यहाँ पे मुझको क्या कैलकुलेट करना है, इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लगाते हैं, एम्पियर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। थीटा क्या होगा, B और dl के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है और लाइन एलिमेंट भी टेंजेंशियल है। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन B dl, ठीक है, और क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। सो अंदर क्या बचेगा, हमारा dl बचेगा, dl। और ये तो हम कर चुके हैं पहले। dl को पहले एक पॉइंट से अगर dl स्टार्ट हो रहा है तो उसको इनिशियल वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 0। और पूरा घूम के आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, है ना, पूरा सर्कमफेरेंस वो कवर कर रहा है। सो यहाँ पे इसका dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l, और यहाँ पे 2 पाई r पुट कर देंगे, ठीक है।
is equal to mu naught I. So B is equal to mu naught I upon 2 pi r. समझ गए बात को? तो ये मैग्नेटिक फील्ड आती है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी जो हमने पिछले बायोट सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन करी थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक वायर ही सर्कुलर ली थी और उसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसका जो फॉर्मूला आया था वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r का फॉर्मूला आया था। ठीक है, इस केस में हमने वायर जो है वो स्ट्रेट ली है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आ रही है, तो उस केस में फॉर्मूला आ रहा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। तो ये पाई यहाँ पे नहीं है पर यहाँ पे है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हो जाती है कंफ्यूजन कि कौन से केस में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, कि सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, एक कंडक्टिंग वायर ही होती है, उसको हम कॉइल्स की फॉर्म में मतलब कॉइल्स में टर्न कर देते हैं तो वो बन जाता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड मींस एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वून्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब ऐसे ऐसे हम एक कॉपर वायर को क्या कर देते हैं, टर्न्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, पूरा का पूरा सोलेनॉइड। अब अगर मैं इसको एक किसी सेल के साथ कनेक्ट कर देती हूँ जिसकी कोई वोल्टेज है V, तो यहाँ से क्या होगा, बेसिकली करंट फ्लो करेगा और ये करंट जो है इसके टर्न्स में फ्लो करने लग जाएगा। अब है तो ये कंडक्टर ही है, तो कंडक्टिंग वायर ही जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही होती है, लाइक ऐसे। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी होती है ना, नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है ना, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रैवल करती है, तो वैसे ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी डेवलप हो जाती है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, बस आप डेरिवेशन नहीं है इसमें, फॉर्मूला लर्न कर लो, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, वेयर म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी, एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और आई क्या होता है, जितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये एन होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बेसिकली। सो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड होती है। इसका डेरिवेशन नहीं है, बस फॉर्मूला ही लर्न करना है कि यहाँ सेंटर पे बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो हमने करंट का डिस्कशन किया कि जब करंट होता है एक कंडक्टर के थ्रू पास तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब हम अपने डिस्कशन को ना थोड़ा चार्जेस पे लेकर जाते हैं। चार्जेस पे मतलब एक चार्ज है वो मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच गया, तो उस पर क्या फोर्स लगेगी, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी, किस पाथ में वो मूव करेगा, तो ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए एक मूविंग चार्ज, मतलब एक चार्ज चाहिए जो कि मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, और हमें चाहिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, अभी हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है उसके बारे में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो जैसे ही कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, ये अभी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है ना, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आया जिसका चार्ज Q है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और वो इसके अंदर एंटर कर गया, तो इस जो चार्ज पार्टिकल होगा इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपने पाथ से। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि उस पे क्या फोर्स लगता है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सपोज अ चार्ज Q, एक चार्ज है Q मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field and the velocity makes an angle theta with b vector। तो हमारे पास जो भी क्या है, वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक रास्ते पे, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो उस पे क्या होगा, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इज, वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ना F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा वो फोर्स होगा। ओके, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज जितना ज्यादा होगा ये फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, मतलब उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी, तो बेसिकली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वी, मतलब वी साइन थीटा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज उसकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और एक उसका वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज v sin थीटा। तो अब क्या करते हैं, कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स, तो हम सबको साथ में लिख लेते हैं, तो q v b एंड sin थीटा, ठीक है। सबको कंबाइन करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू के साथ कोई भी कांस्टेंट आता है रैंडम, q v b sin थीटा। तो लेट कर लेते हैं कि इस कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है, तो फोर्स जो हो गई वो क्या हो गई, q v b एंड sin थीटा। समझ आ गई बात। अब चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दो वेक्टर जो क्वांटिटी है उनका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और साथ में साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा पे आता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो एफ हो गया एफ वेक्टर दैट इज क्यू एंड वी क्रॉस बी। अगर आपको एफ का बस मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड अगर आपको एफ का वेक्टर फॉर्म पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ही मैग्नेटिक फोर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली एफ क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल क्यू पे लगेगी कब, जब वो क्यू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। आर वी क्लियर, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉरेंस फोर्स। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है एक चार्ज पार्टिकल पे वो देखा कि क्या होता है ना। अब हम पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स क्या होता है। तो बेसिकली लॉरेंस फोर्स के लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड जो इस चैप्टर में पढ़ी है, तो अब हम उसको कंबाइन करते हैं कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उस जगह पे अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उस पे जो फोर्स लगता है वो लॉरेंस फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है दोनों फील्ड्स की वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अपना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड इस पे अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। ऑलराइट, सो द टोटल फोर्स, तो बेसिकली लॉरेंस फोर्स क्या है, एक टोटल फोर्स है एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। जहाँ पे जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं उस रीजन में चार्ज पार्टिकल पे लगता है लॉरेंस फोर्स। ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। बट अगर दोनों प्रेजेंट है तो लॉरेंस फोर्स लगता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एफ ई वॉज क्यू ई, है ना, और अभी एफ मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको क्या बताया है, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो जो लॉरेंस फोर्स होगा ना एफ वेक्टर टोटल, वो क्या होगा, एफ ई प्लस एफ बी, दोनों की वैल्यूज आप अलग अलग निकालो और दोनों को पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। सो एफ वेक्टर विल बी क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो गया हमारा लॉरेंस फोर्स। आई होप दैट्स क्लियर। बस ये फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स भी अलग से निकालो, मैग्नेटिक फोर्स भी अलग से निकालो और उसको यहाँ पे पुट कर दो और ऐड कर दो, तो आपका लॉरेंस फोर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत आराम से समझाऊंगी तो अच्छे से समझना, एक ही बारी में आपको सब समझ आ जाएगा। बट ध्यान से सुनना मेरी एक एक चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ। देखो, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, हम ना एक चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज हम क्यू लेंगे इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है बी, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल क्यू जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है किसी वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी हम v लेते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ पाथ्स बनते हैं, मतलब
अगर वो एक सर्टेन एंगल पे एंटर करता है तो वो सीधा निकल जाता है, कभी कभी अगर वो किसी एक सर्टेन एंगल पे निकलेगा तो वो सर्कल में घूमने लग जाएगा, फिर वो किसी एंगल पे निकलेगा तो वो हेलिकल पाथ बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे 3 केसेस पढ़ेंगे हम कि 3 डिफरेंट एंगल्स पढ़ेंगे कि उन एंगल्स पे उसका पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है उस चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, ये हमें इस टॉपिक में करना है, 3 केस करने हैं हमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हम फॉर्मूलाज इससे निकालेंगे वो भी सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है बी, और ये चार्ज पार्टिकल जो है ये भाई साहब v वेलोसिटी से उसमें एंटर कर गए, तो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाती है वो फोर्स क्या होता है, क्यू v क्रॉस बी, अभी मैंने आपको बताया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड v, मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में होगी, या तो वो आउट ऑफ द प्लेन होगी या वो इनसाइड द प्लेन होगी, ठीक है, वो तो फिक्स ही रहेगी थ्रू आउट द टॉपिक, बट हमारा जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो वेलोसिटी का एंगल चेंज होगा। मतलब जैसे मान लो कभी वो सीधा ऐसे आ गया, या फिर वो इस एंगल पे आ गया, या फिर वो इस एंगल पे आ गया, या फिर वो ऐसे इस एंगल पे आ गया, तो किसी भी एंगल से जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो उससे उसकी ट्रैजेक्टरी पे अफेक्ट होगा। तो सबसे पहला केस हम क्या लेते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमेशा पूरे टॉपिक में, ये वाला फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो पहला केस क्या है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा है, समझ आई बात। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है, इज पैरेलल, ध्यान से सुनना, ये पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, पैरेलल का मतलब होता है कि वो दोनों अलाइन हो रहे हैं, तो थीटा कितना होगा इस केस में, थीटा विल बी 0 डिग्री, है ना। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो एफ फोर्स कितनी लगेगी उस पे, 0, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगी, जो पार्टिकल जिस स्पीड से आया वो उसी स्पीड से वापस निकल जाएगा, एंड अनडिफ्लेक्टेड, मतलब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स तो क्या लग रही है, 0। तो पहला केस आप याद रखोगे कि जब भी पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, वो अनडिफ्लेक्टेड उस मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाता है, मतलब उसको चीरता हुआ निकल जाता है वो चार्ज पार्टिकल। समझ आ गया केस, बहुत अच्छे से, नहीं आया तो दोबारा से देख लो इस वीडियो को, मतलब पीछे करके। ओके, सो फर्स्ट केस ये क्लियर है। सेकंड केस में क्या होता है उस पे देखते हैं। नेक्स्ट केस है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था, इस केस में हम देखेंगे दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड या तो इनसाइड द पेज होगी या आउट ऑफ द पेज होगी। आपको मैंने उस दिन लास्ट क्लास में 2 डायरेक्शंस बताई थी कि अगर ऐसे बना है मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब क्या है, आउट ऑफ द पेज, एंड अगर क्रॉस का साइन ऐसे है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द पेज। तो अब यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, मतलब पेज के अंदर जा रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 डिग्री मतलब उसको ऐसे आना पड़ेगा, है ना। जब वो ऐसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो कैसे घूमेगा, उसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा, उसका ट्रैजेक्टरी होगा सर्कल, वो एक सर्कल की शेप में अपना पाथ कवर करेगा। वेरी गुड, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो उसका टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी देगा, ठीक है, एंड आर अगर रेडियस का सर्कल वो बना रहा है, ठीक है। तो मतलब चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, आते ही वो कैसे घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो थीटा, पहले फोर्स F इज इक्वल टू क्या लग रही थी, क्यू वी बी साइन थीटा, अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया। तो इस वाले केस में थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा केस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला केस। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर वाले केस में ट्रैजेक्टरी क्या होगी तो आप क्या बोलोगे, सर्कल। एंड अगर पिछले वाले केस में बोले पूछे कि ट्रैजेक्टरी क्या होगी, तो कोई ट्रैजेक्टरी नहीं होगी, वो जैसे आया था वो वैसे निकल जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल बन गया इसका। तो फोर्स, अब साइन 90 इज 1, तो F फोर्स कितना हो जाएगा, QVB, सिंपल, ये हमारी फोर्स का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब सर्कल में घूमने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, FC,
उसकी वैल्यू क्या होती है mv² अपॉन r। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स QVB के इक्वल होगा तभी वो क्या सर्कल में घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दो, so mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB, ठीक है। फॉर द चार्ज पार्टिकल टू रोटेट इन अ सर्कल द सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू QVB। तो यहाँ से V कैंसिल हो गया, ठीक है। रेडियस कितना फॉर्म होगा, r की वैल्यू पूछते हैं आपसे, तो r को इधर ले जाओ एंड QB को नीचे ले आओ, r विल बी mv अपॉन QB। तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है कि उसने कितना रेडियस बनाया, ठीक है। m क्या होगा, उसका मास चार्ज पार्टिकल का, q होगा उसका चार्ज, v उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया, एंड b क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें कांस्टेंट है ना। तो रेडियस भी एक कांस्टेंट सर्कल में वो घूमता रहेगा। इसके बाद सेकंड चीज पूछता है आपसे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो इतना क्लियर है। सो टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक सर्कल घूमने पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो उसका सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन जो भी उसकी वेलोसिटी है v। सो t इज इक्वल टू डिस्टेंस वो सर्कमफेरेंस कवर कर रहा है, सो 2 पाई r। वेलोसिटी v हो जाएगी, t इज इक्वल टू r की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू क्या है mv अपॉन QB। सो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 2 पाई r की वैल्यू क्या होगी mv अपॉन QB, और ये अपॉन v कैंसल आउट हो गया, तो कितना आया आंसर 2 पाई m अपॉन QB। ये उसका टाइम पीरियड होगा, मतलब वो एक सर्कल कितने टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, राइट। सो 1 अपॉन टी में कितना हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m, QB अपॉन 2 पाई m। तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपसे इस केस में पूछता है। सबसे पहले उसका रेडियस पूछता है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड पूछता है एंड देन फ्रीक्वेंसी पूछता है, और उसका क्या पूछता है ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या होगा, सर्कल होगा। समझ आई बात। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स आर्बिट्ररी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। अब हमने दो केसेस पढ़ लिए। फर्स्ट केस में हमारा जो वेलोसिटी था वो पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा था। सेकंड केस में जो वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो कैसे जा रहा था, वो सर्कल पाथ में ट्रेवल कर रहा था, उसका ट्रैजेक्टरी सर्कल था। अब थर्ड केस में कोई भी आर्बिट्ररी एंगल, मतलब ना तो थीटा 0 होगा ना थीटा 90 होगा, इनके बीच का कोई भी एंगल होगा, तो उस केस में जो पार्टिकल है वो कैसा ट्रैजेक्टरी, वो कैसा पाथ कवर करता है। तो उस केस में जो व्हेन द थीटा इज नीदर इक्वल टू 0 डिग्री एंड नॉर इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में थीटा आर्बिट्ररी है, कोई भी और वैल्यू है, तो उस केस में पाथ कैसा होता है, हेलिकल, ठीक है। हेलिकल पाथ इसको कहते हैं, है ना, स्पाइरल जैसा, कि मतलब आगे भी मूवमेंट हो रही है एंड वो सर्कल में भी घूम रहा है, तो ये दोनों चीज साथ में हो रही है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में, यहाँ पे जो वेलोसिटी है v वो थीटा है, आर्बिट्ररी है, ठीक है। तो पाथ कैसा है उसका, हेलिकल। अब इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक उसकी डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड की जो v पैरेलल है, और दूसरा क्या है v परपेंडिकुलर। तो दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वेलोसिटी के। सो v फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, v पैरेलल, अरे फर्स्ट कंपोनेंट है वेलोसिटी का v पैरेलल। v पैरेलल क्या है, अब देखो v वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब उसको थीटा की डायरेक्शन में उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आता है, v cos थीटा, है ना। अब पैरेलल जो अगर फर्स्ट केस याद करो, उस केस में जो हमारी वेलोसिटी थी वो पैरेलल थी मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसे जा रहा था, वो सीधा जा रहा था, है ना। तो अब जो ये सीधा जा रहा है ना, जो पार्टिकल सीधा जा रहा है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से जा रहा है, वो इस v पैरेलल कंपोनेंट की वजह से जा रहा है। पार्टिकल सर्कल में भी घूम रहा है एंड सीधा भी जा रहा है, तो दो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो एक कंपोनेंट उसको सीधा जाने में हेल्प कर रहा है एंड दूसरा कंपोनेंट उसको सर्कल में घूमने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो जो सीधा जाने में हेल्प कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने यही पढ़ा था। देखो फर्स्ट केस में यही था कि इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है तो फोर्स कितना है 0, तो वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, राइट। अब जो सर्कल में घूमने में हेल्प कर रहा है तो v cos थीटा वेलोसिटी से ही वो आगे जाएगा, राइट।
अब सेकंड कंपोनेंट क्या है, v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर क्या होगा, v sin थीटा। अब v परपेंडिकुलर की वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, देन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, उसका ट्रेजेक्टरी क्या होता है, सर्कल होता है। यहाँ पे अब इसमें भी क्या पूछता है, रेडियस पूछता है, टाइम पीरियड पूछता है, फ्रीक्वेंसी पूछता है, ठीक है, और एक और चीज आ जाती है पिच पूछता है। तो सबसे पहले जब वो रेडियस पूछेगा तो रेडियस r इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एम वी अपॉन क्यू बी। बट अब यहाँ पे v नहीं आएगा, अब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा जो उसको सर्कल में घूमने में हेल्प कर रहा है, विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो अब जो रेडियस है उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। सिमिलरली टाइम पीरियड के फॉर्मूले में भी चेंज होगा। टाइम पीरियड क्या था हमारा, टाइम पीरियड था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट था उससे, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था ना, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डन। अब देखो आगे, अब आएगा पिच। पिच क्या होता है बेटा, पिच होता है, देखो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो पाथ इसका होगा वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। पिच होता है जो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, जैसे ये देखो यहां से यहाँ एक रेवोल्यूशन पे जो उसने लीनियर डिस्टेंस जितना वो आगे बढ़ा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर आगे बढ़ा, फिर सर्कल कंप्लीट किया, है ना। तो वो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया दो सर्कल्स के बीच में, वही होता है ये हमारा पिच। तो पिच बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखा है पिच, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल। लीनियर डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इज कॉल्ड पिच। तो पिच एक टाइप से डिस्टेंस है ना। तो पिच का फॉर्मूला क्या होगा, पिच इज इक्वल टू, अभी हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। बट यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी आएगी, अब आप खुद ही सोच के बताओ, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी या पैरेलल, उसको आगे मूव कराने में कौन सी वेलोसिटी हेल्प करी है, परपेंडिकुलर तो उसको सर्कल में घुमाने में हेल्प करी थी ना, आगे मूव करने में उसको पैरेलल वेलोसिटी जो है वो हेल्प करी है। तो यहाँ क्या आएगा, v पैरेलल, एंड v पैरेलल क्या था, v पैरेलल था v cos थीटा, और टाइम पीरियड हमने क्या निकाला अभी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ये हमारा पिच का फॉर्मूला है। समझ गए आप, तीन केसेस एंड फॉर्मूलाज जो भी हमने डिराइव करे हैं इसमें, तो तीनों केसेस समझ आ गए। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अगर जो है वो पैरेलल है तो फोर्स जीरो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। सेकंड केस में अगर परपेंडिकुलर है तो वो कहाँ, सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। एंड थर्ड केस अगर आर्बिट्ररी एंगल बना रहा है तो हेलिकल पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, स्पाइरल पाथ जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करा, थर्ड पार्ट में हमने रेडियस, टाइम पीरियड और एक और चीज क्या होती है पिच, वो कैलकुलेट करी, ठीक है। पिच क्या होगा, ये लीनियर डिस्टेंस, दो सर्कल्स के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला हमने देखा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अभी तक हमने ये देखा कि जब भी एक कंडक्टर है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था और जो इस चैप्टर की बेसिक फाउंडेशन थी, राइट। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और उसके अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, सो यहाँ पे और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रख दिया, तो उस पे एक फोर्स लगता है और ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट करने लग जाता है कंडक्टिंग वायर जो होती है। तो जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, इसको लर्न कर लो। आई मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है, एल उसकी लेंथ, बी का मतलब क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने उसको रखा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। तो यहाँ पे अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, आई तो स्केलर क्वांटिटी होता है, सो आई एल क्रॉस बी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम एक टॉपिक और डिराइव करने वाले हैं, डेरिवेशन करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना।
आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले ना हम अब थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले टॉपिक्स में क्या पढ़ा है, क्योंकि हमें दो टॉपिक कंबाइन करके ये वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि जब भी हमारे पास एक कंडक्टर होता है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है आई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे बेसिक बात, जो बेसिक मतलब फॉर्मुलेशन है चैप्टर की, वो यही है ना। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, बायोट सेवर्ट लॉ से हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये पूरी डेरिवेशन मैंने आपको भी करवाई है, ठीक है, 3-4 टॉपिक्स पहले। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी शेप होती है सर्कुलर, जो कि हमने राइट हैंड थंब रूल से हम डिफाइन करते हैं। और हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है, ऐसे करके, ठीक है। जब हमने डेरिवेशन करी थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी। एक और चीज, अभी जस्ट पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर होती है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे तो उस पर एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ाया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करने वाले हैं। कंबाइन कैसे करने वाले हैं कि दो वायर्स रखी हुई हैं हमने, ठीक है, दो वायर्स हैं साथ में रखी हुई हैं पैरेलल। अब दोनों में करंट या तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी हमने ये वाला केस लिया है कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आंसर जो हमारा फॉर्मूला है दोनों केस में सेम आता है, बस डेरिवेशन का ही ये फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वायर्स रखी हैं, इसका नाम है ए बी और दूसरी वायर का नाम है सी डी, ठीक है। सो कंसिडर टू पैरेलल वायर्स ए बी एंड सी डी कैरिंग करेंट्स I1 एंड I2। लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन देम। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है इस वाले सीन में कि भूल जाओ कि सी डी वायर है कोई, ठीक है, भूल जाओ कि अभी कोई सी डी वायर है, सिर्फ ए बी वायर को देखो। जब आप ए बी वायर को देखोगे तो आपको ये वाला केस, फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस मैं उसको बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको फर्स्ट केस से रिजेंबल कर रहा है ये कि एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब आप इसको भूल जाओ, ए बी वायर को। अब आप बस ये ध्यान रखो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस वायर की वजह से आई है, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। और अब सी डी वायर जो है उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको हमने उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो अब हमारा सेकंड वाला केस ट्रू होगा, राइट। तो हमको यही करना है कि एक वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगा रही है, वो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस सेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो हमारा करंट I1 है, ठीक है, जो करंट I1 है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो होगी कैसी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे सर्कुलर होगी, थोड़ा और बड़ा सर्कल होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल से हमें ये पता चलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल बी वेक्टर, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सेकेंड वायर पे इस डायरेक्शन में। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो करंट I1 है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है B1। अगर ये R डिस्टेंस ही हो गया, ये वाला डिस्टेंस तो R हो गया, तो कितनी क्या वैल्यू होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। और I कौन सा आएगा, फर्स्ट वाले का, क्योंकि फर्स्ट वाला करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आई बात। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से एक फोर्स लग रहा है सेकंड वाली वायर पे, जिसको हम F2 बोल रहे हैं। तो F2 का फॉर्मूला क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो करंट, कौन सा करंट आएगा, सेकंड वायर का करंट, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम है। बी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो थीटा होगा लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए ये जो थीटा होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। F2 इज इक्वल टू
I2L, B1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 90 विल बी 1। ओके, सो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट L I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स लगा रहा है फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाली वायर पे। अगर आप F1 निकालोगे, F1, तो वो भी F2 के इक्वल आएगा, बट उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, क्योंकि किसी किसी न्यूमेरिकल में फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लेते हैं, तो लेंथ आपको दिख रही है L, उससे डिवाइड कर दो, ये L जो है ना, उससे डिवाइड कर दो F2 अपॉन L, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये F बन जाएगा विच इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछी जाती है पेपर में, सो कर लेना है इसको। ठीक है, इसमें पर एक चीज याद रखनी है आपको कि जो F2 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और F1 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर दोनों वायर्स हैं, ये दो वायर्स हैं हमारे पास, और दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, या फिर दूसरा केस क्या आ सकता है कि हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या बोलेंगे हम इसको कि पैरेलल करंट्स, या फिर पैरेलल जो करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, क्योंकि एक में अगर ऊपर करंट जा रहा है तो दूसरे में नीचे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि इस पे जो F2 फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और इस पे F1 इधर लगेगी, बट यहाँ पे क्या होगा, F2 इधर लगेगी और F1 इधर लगेगी। ठीक है, तो ये रिपेल करेंगे और ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं, इससे ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो हमने जब अपना चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो हमने एक चार्ज से किया था। ठीक है, कि चार्ज जो होता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो प्रेजेंट होता है तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, QVB साइन थीटा। फिर हम अपने डिस्कशन को एक कंडक्टिंग वायर पे लेके गए कि अगर एक कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस पे फोर्स लगता है, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पे फोर्स लगता है ILB साइन थीटा। ठीक है, तो हमने चार्ज देखा, हमने एक कंडक्टिंग वायर देखी, अब हम एक लूप पे आते हैं। बट यहाँ लूप में क्या फर्क होता है कि यहाँ लूप में टॉर्क लगता है, मतलब वो रोटेट करता है लूप। जैसे आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने दो मैग्नेट्स रख दिए जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, डन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। अब हमने एक लूप रखा PQRS, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी लेंथ A है और जिसकी ब्रेड्थ क्या है, B है। ठीक है, इस लूप की। तो अब इस लूप पे क्या हो रहा है, फोर्स लगेगा जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। हर एक जो लेंथ है उस पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम उस टॉर्क को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो ये फोर्स लग कैसे रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से ये फोर्स लग रहा है। देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है, राइट, जो यहाँ पे डायरेक्शन बना रखी है इन्होंने, ध्यान से देखना फिगर को, इसकी तरफ है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। देन जो लेंथ है वो ये है, अगर हम PQ वायर पे कंसीडर कर रहे हैं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे जब आप, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस तरफ आएगा। ठीक है, और जब इस वायर पे हम लगाएंगे इसको मैग्नेटिक फोर्स, तो वो इस तरफ आएगा। डन। अब यहाँ पे हमारे पास दो जो है वायर्स हैं, ये लगा लो, एक पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक पे इस तरफ, तो ये क्या करेंगे, दोनों घूमेंगी आपस में, इसीलिए रोटेशन होगा, वहां पे रोटेटिंग इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बस आप सिंपल फॉर्मूला ही लर्न कर लो, दैट इज IBA साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। अभी अगर ये जो लूप है इस पे एक टर्न है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स
ये जो टॉर्क हो जाएगा दैट विल बी NIBA साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो NIB होता है ना, इसको हम एक या इस B को यहाँ लिख देते हैं, NIAB साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो NIA होता है, हम इसको एक नया टर्म देते हैं NIA, इसको हम M कहते हैं। ठीक है, M जो कि क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। सो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, MB साइन थीटा। अब दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच में साइन थीटा है, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो इसमें बस इतनी ही डेरिवेशन आप देख लो, ये फॉर्मूला ही बेसिकली पूछते हैं। ठीक है, डायग्राम भी देख लेना आप, और जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कोई ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आता इस वाले कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, कि अगर एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं है, तो फिर वो हम कैसे पता कर सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की मदद से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइस होता है, आपने अगर फिजिक्स लैब आप गए होगे तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मीटर ब्रिज का, जिसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ओके, सो अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट। देखो, ये मेजर नहीं करता है करंट को, ये बस डिटेक्ट करता है करंट को। ये मेजर इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो करंट जो मतलब इसका जो स्केल होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे सेंसिटिविटी की, वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि छोटे से करंट फ्लो करने पे ये बहुत लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम बस डिटेक्ट करते हैं कि सर्किट में करंट है या नहीं है इसकी हेल्प से। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल यही होता है जो अभी पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल को रख दो, तो जो कॉइल होती है वो उसमें एक रोटेटिंग इफेक्ट मतलब एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू होती है M क्रॉस B, है ना। अभी हमने लास्ट टॉपिक में देखा, तो इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। अ करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट कैरिंग कॉइल है, मतलब एक कॉइल है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क। तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। और वो क्या चीज प्रोड्यूस करती है, एंगुलर डिफ्लेक्शन, जिसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, so this is the principle of galvanometer. And what is a galvanometer? A galvanometer is a device which is used to detect current। और इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड उस पर, और एक एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब यही है कि हल्का सा करंट अगर एक सर्किट में फ्लो कर रहा है तो बहुत लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है हमारा गैल्वेनोमीटर, इसी को ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं गैल्वेनोमीटर की। सो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन। लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है, इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। अगर बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट भी पास करता है तो बहुत लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, और अ स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट, या तो हम एक लार्ज स्मॉल करंट पास कर दे तो भी लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन हो जाती है, या फिर अगर हल्का सा वोल्टेज चेंज कर दे तो भी लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। और दो टाइप की सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it। तो करंट सेंसिटिविटी को हम IS से डिनोट करते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम VS से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होती है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होती है कि कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट, ये हो गई करंट सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its ends। तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है जब हम एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई कर देते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो है वो अल्फा होता है, अभी मैंने आपको कुछ बताया एंगुलर डिफ्लेक्शन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। डन, तो ये दोनों टाइप की क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है हमारी इसमें गैल्वेनोमीटर में। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर।
तो अभी हमने गैल्वेनोमीटर देखा कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है, ठीक है। अब हम उस गैल्वेनोमीटर को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर होता है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है और वोल्टमीटर होता है जो वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है, सर्किट में। तो गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर ये है ना, अगर उसके बीच में जी लिखा होता है तो मतलब ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक एस होता है शंट, ठीक है। और शंट जो होता है ना वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस का रेजिस्टर होता है, ठीक है। और मतलब शंट कहते हैं इसको। तो हम शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं एंड ये पूरा का पूरा जो सर्किट है अब ये एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ से आई करंट जा रहा था, तो जब ए पॉइंट पे पहुंचेगा आई करंट तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो आई जी गैल्वेनोमीटर से जो पास होगा दैट विल बी नोन एज आई जी, और जो दूसरा होगा वो आई माइनस आई जी हो जाएगा, ठीक है। सो जो एस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो ये आपसे ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स तो मतलब बहुत मुश्किल ही आते हैं इसके, बस ये टॉपिक ही पूछा जाता है और आपसे एमसीक्यू में ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि शंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ऑल्सो आपको ये याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं शंट को, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर में क्या होता है, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक डिवाइस लगाते हैं, एक रेजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। और ये हाई वैल्यू का ही रेजिस्टर होता है, ये स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टर नहीं होता। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो ये आर होता है इसकी वैल्यू ये होती है, ये फॉर्मूला है इसका। ओके, सो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। यहाँ पे देखो आप, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट एक्सपेरिमेंट से लेकर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ये एंड वोल्ट मीटर, ठीक है, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया है पूरा सिलेबस। सो अच्छे से आप पढ़ाई करना, ठीक है, सारी डेरिवेशंस बहुत अच्छे से करना। बहुत जल्द मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज भी लाने वाली हूँ जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना चैनल। थैंक यू।